नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की, हमने देखा कि नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का इंटीग्रेशन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स से किस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होने वाली है 6G स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में, और किस तरह से एक नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, खासकर वो सिनारियोज में जहां पर आपके टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होता है, रिमोट एरियाज, एक्सट्रीम रूरल एरियाज या डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज। किस तरह से आप यूएवी का डिप्लॉयमेंट के द्वारा या हैप के डिप्लॉयमेंट के द्वारा या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड प्रदान कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि खासकर जब इंस्टॉलेशन आपको एडहॉक इंस्टॉलेशन करना है एक स्पेसिफिक एरिया में, किस तरह से आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का उपयोग उस जगह भी कर सकते हैं, और क्या चैलेंजेस है और क्या बेनिफिट्स है एक नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के एक टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के संदर्भ में। आज के लेक्चर में हम संक्षेप में 3 और नेटवर्क्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से एक अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या ऑप्टिकल वायरलेस नेटवर्क्स या तो फिर बेसिकली एक ग्रीन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स किस तरह से काम करता है, और इसके बेसिकली भिन्न भिन्न किस तरह के प्रकार है, और ये किस तरह से एक 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के संदर्भ में योगदान प्रदान करेगा। तो आरंभ करते हैं पहले एक नेटवर्क से, इसका नाम है ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क। ये एक ऑप्टिकल और बेसिकली एक वायरलेस नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन भी हम कहते हैं, और किस तरह से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक्सेस प्रदान कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स को। तो 3 जो प्रमुख ऑप्टिकल एक्सेस टेक्नोलॉजीज है, एक पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी जिसे हम कहते हैं, डेडिकेटेड फाइबर केबल्स दैट ऑपरेट ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। एक डेडिकेटेड फाइबर लिंक आपको प्रदान किया जाता है दैट कैन लिंक एवरी कस्टमर टू टेलीकॉम सेंट्रल ऑफिस। दिस आर्किटेक्चर वास्ट फाइबर लॉट मेक्स इट सिंपल। ये क्योंकि आपके देखो फाइबर इंस्टॉलेशन काफी हो रही है, तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी बट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हर एक कस्टमर को आपको एक फाइबर प्रदान करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस वगैरह में भी काफी खर्चा आता है। Using an active star topology which multiplexes and demultiplexes signals between the subscribers and central office by placing a curve close to subscriber is an alternative strategy. तो different strategies है point to point topologies को फाइबर केबल्स के द्वारा। उसके अलावा आता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जिसे हम पॉन के नाम से भी जानते हैं। The curve is distributed by passive optical components such as optical splitter in a passive optical नेटवर्क जिसे हम पॉन के नाम से जानते हैं। आजकल गीगाबाइट पॉन वगैरह भी आ गए हैं, तो बेसिकली ये भी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क के लिए। और जो थर्ड है ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी, इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। पहले दो जो टेक्नोलॉजी जनरली पॉइंट टू पॉइंट वो एक वायर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जानते हैं, और पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स में भी वायर का भी काफी उपयोग होता है। अब मैं बात करूंगा ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी। हम ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में भी जानते हैं किस तरह से हम वायरलेस कम्युनिकेशन ऑप्टिकल के द्वारा प्रदान कर सकते हैं, और इसमें काफी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती है। अल्ट्रावायलेट आती है, इंफ्रारेड आती है, और इसके अलावा VLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन आती है। और किस तरह से हम इसका उपयोग करके एक पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लो पावर इंफ्रारेड लेजर्स आर केपेबल ऑफ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन थ्रू पॉइंट टू पॉइंट अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकंड और मेस्ड अप टू 622 मेगाबिट्स पर सेकंड टोपोलॉजीज। An optical data link can be built, transmitting data via air using laser position on rooftop and directed towards the receiver. इसमें तो स्पेसिफिकली हमने लेजर के बारे में बताया है, बट इसका हम एक्सटेंशन डिफरेंट अदर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जैसे LEDs के माध्यम से भी हम, और या ऑप्टिकल कैमरा कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। खासकर लेजर कम्युनिकेशन के माध्यम से एक चैलेंज वो आता है पोजिशनिंग और ट्रैकिंग, किस तरह से आप, और इसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। किस तरह से आप से जो रिसीवर का लोकेशन है उसको ट्रैक करके कैसे एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक लेजर द्वारा आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वायरलेस नेटवर्क के बारे में हमने पहले भी जानकारी प्राप्त की। हम बार अब फोकस करेंगे वायरलेस ऑप्टिकल वायरलेस नेटवर्क्स के संदर्भ में। तो वायरलेस नेटवर्क्स तो हमने देखा है पहले भी किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम या नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी या टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर सेकंड जनरेशन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट स्टैंडर्ड 136 या पर्सनल डिजिटल सेलुलर, और जो मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम इसमें इसका उपयोग होता है FDMA का उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में जनरली TDMA/CDMA या TDM/FDMA प्लस CDMA किसी IS 136 में CDMA का उपयोग हुआ था, और थर्ड जनरेशन में CDMA का उपयोग हुआ था। फोर्थ जनरेशन में CDMA/OFDM, बट प्राइमरीली OFDM का उपयोग हुआ था डाउनलिंक के लिए, और अपलिंक के लिए SC-FDMA का।
और 5th जनरेशन में भी जनरली OFDM का ही प्रयोग हुआ था। तो ये बेसिकली डिफरेंट इवोल्यूशन है वायरलेस नेटवर्क्स का ओवर द डिफरेंट ईयर्स। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले भी पढ़ चुका है, तो मैं संक्षेप में सिर्फ बताने का प्रयत्न किया हमने वायरलेस नेटवर्क्स के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हाई स्पीड कनेक्टिविटी, ये आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड एक्सीलेंट डेटा ट्रांसमिशन रेट्स फॉर इफेक्टिवली मूविंग substantial amount of data across extended distances by incorporating wireless technologies for last mile connectivity। जैसे हमने बैकबोन डेटा या बैकहॉल ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा किया, और जो एक्सेस पार्ट है, जो फ्रंट हॉल है, वो बेसिकली हमने वायरलेस नेटवर्क्स के द्वारा किया। तो उसे हम जनरली कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल वायरलेस नेटवर्क्स, जहां पर आपका बैकहॉल ऑप्टिकल फाइबर द्वारा है और जो फ्रंट हॉल है वो या तो ऑप्टिकल हो सकता है या तो वायरलेस भी हो सकता है, RF भी हो सकता है। So speed backbone expanded to devices of consumer, therefore facilitating uninterrupted and rapid connectivity. Flexible deployment, क्योंकि आपका जो बैकहॉल है ऑप्टिकल फाइबर है, आपको हर घर तक फाइबर पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फाइबर एक पॉइंट तक जाता है, सेंट्रल ऑफिस तक जाता है, उसके बियॉन्ड आप वायरलेस टेक्नोलॉजीज के उपयोग करके कनेक्टिविटी डिफरेंट होम्स या डिफरेंट हॉस्पिटल्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस या तो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेस वगैरह में प्रदान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स हैव अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन। वायरलेस एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज आर डिजाइन्ड टू ऑपरेट इन रीजन्स विद inadequate infrastructure or difficult terrain where installation of optical fiber may not be possible। जैसे मैंने बताया ऑप्टिकल फाइबर एक पॉइंट तक जाएगा, उसके बियॉन्ड आप वायरलेस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हर घर पे आप इंटरनेट पहुंचा सकते हो। So wireless can extend the coverage and flexibility of conventional optical fiber installations। उसके अलावा आता है urban and rural connectivity। It refers to the provision of high-speed internet for both urban and rural areas, hence bridging the digital divide। तो आप बेसिकली इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस कनेक्टिविटी का उपयोग करके अर्बन और रूरल दोनों जगह पर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हो। और आपको जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन कनेक्टिविटी और रूरल कनेक्टिविटी में, आपने महसूस किया होगा अर्बन एरियाज में जनरली कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी जनरली इतनी अच्छी होती नहीं है। तो अब ये डिजिटल डिवाइड है उसे ब्रिज कर सकते हो इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज की मदद से। इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स ऑफ 5G एंड बियॉन्ड, 5G नेटवर्क के संबंध में, उसके 6G नेटवर्क के संबंध में भी आप इसे उपयोग कर सकते हो। प्रोवाइड्स हाई कैपेसिटी फ्रंट हॉल एंड बैक हॉल। फ्रंट हॉल बेसिकली आप वायरलेस टेक्नोलॉजीज की मदद कर सकते हो, का उपयोग करते हो, और बैक हॉल में बेसिकली आप ऑप्टिकल फाइबर का लिंक का या फ्री स्पेस ऑप्टिक्स का भी प्रयोग कर सकते हो, ताकि आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एक हाई स्पीड एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्राप्त हो सके विथ मिनिमल लेटेंसी। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है ये, क्योंकि आपको मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप वायरलेस द्वारा कर रहे हो तो हर घर पे आपको फाइबर पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट में काफी रिडक्शन हो जाती है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर रीजन कैन इनकर सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया, अगर आप पूरी कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट लॉसेस का को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर घर पे फाइबर पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। तो फाइबर एक पॉइंट तक पहुंचाओगे, उसके बियॉन्ड आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हर घर पे इंटरनेट आप पहुंचा सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी enables a more economically efficient strategy focusing on connectivity in areas with highest need। तो ये कुछ एडवांटेजेस है इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क्स का। अब हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के संदर्भ में। खासकर हम फोकस करेंगे 3 डिफरेंट बैंड्स पे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो ये चार्ट है, ये हमने पहले भी देखा है, और हमने जैसे पहले भी बताया है आपको कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जैसे हमसे लोअर मिड बैंड या लोअर बैंड भी कहते हैं, जो जनरली 400 मेगाहर्ट्ज से 700 गीगाहर्ट्ज तक रहता है, और वो बेसिकली उस पर पूरी की पूरी आपकी जो सर्विसेज है, खासकर कमर्शियल सर्विसेज है, वाईफाई की बात करूं, सेलुलर की बात करूं, ब्लूटूथ की बात करूं, सब बेसिकली इसी बैंड पे ऑपरेट होती है। खासकर अगर आप 5G की बात करो तो 5G जो फ्रीक्वेंसी रेंज 1 है वो बेसिकली इसी बैंड पे लोकेटेड है, और फ्रीक्वेंसी रेंज जो मिलीमीटर वेव वगैरह है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज पे लोकेटेड है। लेकिन आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ जो सर्विसेज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो फिर आप कुछ कोई भी कनेक्टिविटी आप का उदाहरण ले सकते हो, वो बेसिकली लेस देन 760 गीगाहर्ट्ज पे ही लोकेटेड है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है ये फ्रीक्वेंसी बैंड का, जिसे हम स्वीट स्पॉट ऑफ द स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ कंजेस्टेड है। उस पर आप अगर आपको सर्विसेज ऑफर भी करनी है तो उसमें बैंडविड्थ आपको उतनी उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए हम जनरली आजकल हम देखेंगे काफी अनुसंधान टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन पे या मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन पे या तो फिर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पे हो रहा है,
क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको जनरली बैंडविड्थ काफी अवेलेबल होती है। खासकर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में आपको बैंडविड्थ काफी हद तक मल्टीपल टेराहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डेटा रेट में काफी वृद्धि आ सकती है। इसलिए काफी अनुसंधान और शोध इस रेंज पे हो रहा है और ये बेसिकली एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ही रेंज माना जाता है। हम देखेंगे इस संदर्भ में क्या चैलेंजेस है थोड़े बहुत संक्षेप में, और किस तरह से हम इस बैंड का उपयोग करके कनेक्टिविटी के परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हैं। तो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया, ये बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे लोकेटेड है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड का उपयोग हम बहुत सालों से कर रहे हैं। अगर आपको टीवी का रिमोट होगा तो रिमोट में जनरली हम इंफ्रारेड का ही उपयोग करते हैं। तो नियर इंफ्रारेड बैंड जो जनरली 750 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर्स पे होता है। सो लेजर बेस्ड फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एफएसओ जो लिंक होता है जनरली इसी बैंड पे लोकेटेड होता है और लेजर डायोड का हम इसे प्रयोग करते हैं। हमने इसके बारे में संक्षेप में पहले भी पढ़ा है कि बेसिकली किस तरह से आप इंफ्रारेड का उपयोग करके हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेजर चैलेंजेस ये होता है कि आपको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक के लिए काफी उपयोगी होता है ये, और इसमें आपको कभी कभी पोजिशनिंग और ट्रैकिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी मिसमैच होगी ट्रांसमीटर और रिसीवर के लाइन ऑफ साइट कंडीशंस में तो आपके परफॉर्मेंस में काफी डिग्रेडेशन आने की संभावना होती है। सेकंड आता है विजिबल बैंड रेंज, जो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है, और इसमें बेसिकली विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, और आजकल हाल फिलहाल में इसका लाइफा के टर्म्स में काफी जाना जाता है, इसका उपयोग होता है। और ये बेसिकली इंडोर कनेक्टिविटी में काफी आपको योगदान देता है। खासकर आप लाइफा एक्सेस पॉइंट्स का उपयोग करके एक कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी वाईफाई के मुकाबले आप प्रदान कर सकते हो और आपको हाई स्पीड डेटा रेट इंडोर कनेक्टिविटी में आपको प्रदान हो जाता है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट 280 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। इसका अल्ट्रावायलेट नॉन लाइन ऑफ साइट एंड सोलर ब्लाइंड कम्युनिकेशन, जहां पर सोलर का कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है इसमें, लेकिन इसका जनरली उपयोग हम ह्यूमन कनेक्टिविटी में नहीं करते हैं डिवाइस, क्योंकि ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, जिसके लिए जनरली इसका उपयोग अभी हाल फिलहाल में इतना कमर्शियल एस्पेक्ट्स में नहीं हो रहा है। तो एडवांटेजेस ऑफ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड विद लाइटिंग सिस्टम, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली विजिबल लाइट पे फोकस करूं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। विजिबल लाइट आप देखोगे हर घर पे, आप देखोगे एलईडी का इंस्टॉलेशन होता है, लाइट एमिटिंग डायोड का इंस्टॉलेशन होता है घर पे, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, एयरपोर्ट्स वगैरह में भी, तो जहां पर हम सेम एलईडीज का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। The technologies are complementary in nature and will coexist. तो VLC टेक्नोलॉजीज है, जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो RF से कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि डिफरेंट बैंड पे ऑपरेट करती है। तो ये जो कन्वेंशनल RF टेक्नोलॉजीज, अगर वाईफाई की बात करूं या सेलुलर की बात करूं, ये उससे इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये एक मेजर एडवांटेज है VLC का एज कंपेयर टू RF, क्योंकि RF से इंटरफेयर भी नहीं होगा इसका, और इसमें बैंडविड्थ भी काफी अवेलेबल है, इसकी वजह से आप हाई डेटा रेट भी उपलब्ध करवा सकते हो। और इसके अलावा बेसिकली इसको आराम से आप कन्वेंशनल लाइटिंग सिस्टम में लाइट एमिटिंग डायोड से भी इंटीग्रेट करवा सकते हो। तो VLC के यूज केसेस, बहुत सारे यूज केसेस पे आजकल हाल फिलहाल में अनुसंधान हो रहा है। तो विजिबल लाइट ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के, तो अगर मैं स्क्रीन टू कैमरा देखूं, ऑप्टिकल कैमरा कम्युनिकेशन, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में भी आप लाइट द्वारा आप कम्युनिकेट करवा सकते हो। इंडोर की अगर मैं बात, जैसे मैंने पहले भी संक्षेप में बताया है, इंडोर में आप ऑफिस लाइटिंग होती है तो सेम लाइटिंग को आप बेसिकली एज अ कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कर सकते हो। और खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव इन्वायरमेंट, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, एयरप्लेन्स हो गया, जहां पर आप RF सेंसिटिव इन्वायरमेंट होता है ये, तो बेसिकली उसमें भी आप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये EM सेंसिटिव नहीं होता है। फिर आप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन का इंडोर लोकलाइजेशन के लिए भी उपयोग कर सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफिक यूजर की पोजीशनिंग के बारे में पता करना है तो आप विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, तो पोजीशन एक्यूरेसी उतनी ही बेहतर होती है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के लिए। इसलिए हाल फिलहाल में आप देखोगे विजिबल लाइट का उपयोग पोजीशनिंग में भी काफी हद तक हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है तो आपकी पोजीशनिंग एक्यूरेसी और इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा आउटडोर में भी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन में भी इसका उपयोग हो रहा है, जहां पर दो व्हीकल कार हेडलाइट्स और टेल लाइट्स के द्वारा कम्युनिकेट कर सके। और इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट टू कस्टमर I2V, जिससे हम कहते हैं व्हीकल एक स्ट्रीट लाइट से भी बात कर सकता है लाइट कम्युनिकेशन के द्वारा, तो इसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। और फ्री स्पेस ऑप्टिक्स आउटडोर में भी इसका उपयोग काफी हो रहा है, जैसे मैंने बताया विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का। वायरलेस टू द बिल्डिंग और वायरलेस टू द होम, तो WTTB से मेरा संदर्भ है वायरलेस टू द बिल्डिंग और WTTH से मेरा संदर्भ है वायरलेस टू द होम।
तो आप देखोगे एक लैंप पोस्ट के द्वारा आप एक कनेक्टिविटी लाइट के माध्यम से घर पे आप प्रदान कर सकते हो। और सिमिलरली आप फ्री स्पेस ऑप्टिक्स के द्वारा एक मोबाइल बैकहॉल ऑप्टिकल फाइबर को रिप्लेस करने के लिए भी आप प्रदान कर सकते हो। और हाल फिलहाल में इस पे भी काफी अनुसंधान हो रहा है, जहां पर हम बहुत लोगों ने दिखाया है कि फ्री स्पेस ऑप्टिक्स के द्वारा आप 10 किलोमीटर का और 10 किलोमीटर से ज्यादा का भी लिंक आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, जो एक नॉर्मल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर को रिप्लेस भी कर सकता है। हाई डेटा लिंक आप फ्री स्पेस ऑप्टिक्स द्वारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। इस पे भी काफी अनुसंधान और रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा अगर देखोगे आउटडोर में भी एयरबॉर्न कम्युनिकेशन, जहां पर आप एक सैटेलाइट को एक हैप से, या तो एक यूएवी को एक हैप से, या तो एक यूएवी को एक ग्राउंड स्टेशन से लाइट कम्युनिकेशन के द्वारा कनेक्ट करवा सकते हो। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग आप एक नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, या यूएवी कम्युनिकेशन में, या तो हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म के कम्युनिकेशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो इसमें भी काफी अनुसंधान हो रहा है। उसके उपरांत अगर मैं सबमरीन कम्युनिकेशन की बात करूं, अंडर वाटर कम्युनिकेशन की बात करूं, उसमें भी हाल फिलहाल में लाइट कम्युनिकेशन का काफी उपयोग हो रहा है। तो दो सबमरीन अगर आपस में बातचीत करना चाहते हैं, उसमें भी आप लाइट कम्युनिकेशन के द्वारा दो सबमरीन आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये काफी सारे एप्लीकेशंस हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के, हाल फिलहाल में हमें देखने को मिल रहा है। तो एडवांटेजेस में संक्षेप में बताऊंगा। आपको पता ही होगा कि लाइट एमिटिंग डायोड के काफी एडवांटेजेस हैं और गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स भी है एलईडीज को प्रमोट करने के लिए। तो एक एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म है और आपकी 80% तक एनर्जी आपकी सेव हो सकती है एलईडी का उपयोग करने से, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टंगस्टन बल्ब्स वगैरह जो उपयोग करते हैं उसके मुकाबले अगर आपने एलईडी का उपयोग किया तो आपको 80% तक की सेविंग मिल सकती है। उसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग है, आप बहुत दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हो बिना खराबी के। और ये हाई ल्यूमिनस एफिशिएंसी देता है, नंबर ऑफ लूमेंस पर वॉट। बेसिकली आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है लाइट की फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर। और ये इट्स फ्री फ्रॉम हजार्डियस सब्सटेंस, मरकरी वगैरह का उपयोग नहीं होता है। तो ये इन्वायरमेंटल के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक नहीं है। इसके अलावा सेम एलईडी जो मैंने पहले बताया, आप लाइटिंग के लिए जो उपयोग कर रहे हो, सेम एलईडी का उपयोग आप कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हो। लाइट कम्युनिकेशन से मेरा संदर्भ है सेम एलईडी जो आप घर पे लगाते हो, लाइट एमिटिंग डायोड आप इल्यूमिनेशन के लगाते हो, रोशनी के लगाते हो, सेम उपयोग हम कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। LEDs have unprecedented versatility in controlling radiation spectrum, और इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्रूफ होता है। बेसिकली इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो इसमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डेंसिटी के द्वारा आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ मॉड्यूलेशन भी कर सकते हो। तो ये वेरियस एडवांटेजेस है LEDs का एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लाइटिंग सॉल्यूशंस। तो एलईडी के द्वारा अगर कम्युनिकेशन करवा रहे थे हम, मल्टीपल वेज टू डू इट। एक जो कन्वेंशनल विजिबल लाइट कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, जनरली डाउनलिंक में इसका उपयोग होता है। एक एलईडी एक फोटो डिटेक्टर से डाउनलिंक के माध्यम से कम्युनिकेट करता है और हाई स्पीड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है लाइट एमिटिंग डायोड, लेजर डायोड, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के द्वारा। उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड और डिफ्यूज लेजर डायोड। डाउनलिंक में आप विजिबल लाइट का उपयोग करते हो और अपलिंक में बेसिकली इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट का आप उपयोग करते हो। इसमें हम जिसे हम लाइफाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। डाउनलिंक में आप विजिबल लाइट का उपयोग कर रहे हो, अपलिंक में या तो इंफ्रारेड या तो विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट का उपयोग करते हो मोबाइल से। अगर फोटो डिटेक्टर को इससे कम्युनिकेट, अपलिंक में कम्युनिकेट करवाना है तो, या रिसीवर को ट्रांसमीटर से कम्युनिकेट करवाना है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैमरा कम्युनिकेशन, जहां पर आप विजिबल लाइट या इंफ्रारेड का डाउनलिंक के लिए उपयोग होता है। एक एलईडी एक कैमरा से या तो विजिबल लाइट द्वारा या तो इंफ्रारेड द्वारा कम्युनिकेट करवा सकता है। इस पर भी काफी आजकल शोध हो रहा है। और उसके बाद आता है फ्री स्पेस ऑप्टिक्स, जहां पर आप इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट द्वारा लेजर डायोड एक फोटो डिटेक्टर से कम्युनिकेट करता है। इस पे भी काफी, मैंने बताया, इसके भी आजकल काफी रिसर्च हो रहा है, जहां पर हमने 10 किलोमीटर से बियॉन्ड के भी लिंक फ्री स्पेस ऑप्टिक्स द्वारा एस्टेब्लिश करते हुए देखे हैं। तो VLC, वाई VLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन हमने पहले भी बता चुका है। VLC के क्या क्या उपयोग हैं। ये हाई स्पीड डेटा रेट आपको प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल है। ये इंटरफ्रेंस फ्री है, ये अनलाइसेंस्ड है, ये एनर्जी सेविंग सॉल्यूशन है। और जितने भी आप एलईडीज देखते हो, सेम एलईडीज एक पोटेंशियल ट्रांसमीटर की तरह काम कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, हाई बैंडविड्थ है, हाई डेटा इंटेंसिटी है, हाई स्पीड है, अनलाइसेंस बैंड है, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है अभी हाल फिलहाल में। ये इंटरफ्रेंस फ्री है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोई इंपैक्ट नहीं होता है। स्पेशल रीयूज कर सकते हो, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली आप इसको
स्पेशल रीयूज मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी, या तो माइमो की तरह भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। सिक्योरिटी है, वॉट एवर यू सी इज वॉट एवर यू ट्रांसमिट, ये वॉल्स वगैरह को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो बेसिकली जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये विद इन द 4 वॉल्स और 4 दीवारों के अंदर ही रहता है। इससे एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन भी है। ये एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि इसमें एलईडीज का उपयोग होता है। ये सेफ कम्युनिकेशन में, ये कोई हजार्डियस मटेरियल का उपयोग नहीं होता है। ये स्मार्ट पावर ग्रिड की तरह हम मूव कर रहे हैं, जहाँ पर आप एनर्जी सेविंग की तरह से एक इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे मैं बताया कि ये हाई डेंसिटी में आपको डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। हर एक एलईडी एक पोटेंशियल ट्रांसमीटर की तरह आप इसको समझ सकते हो, और ऑब्वियसली ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। तो अगर मैं सिंपल ब्लॉक डायग्राम बताऊं एलईडी की काम, तो इसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है ट्रांसमीटर का, सेम यहां पर है, और ये सेम रिसीवर का स्ट्रक्चर है। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये ब्लॉक का आता है। ये ब्लॉक जो होता है, हमने कन्वेंशनल आरएफ में देखा था, यहां पर आप एक आरएफ कन्वर्टर, अप कन्वर्टर का उपयोग करते हैं और फिर एक एंटीना का उपयोग करते हैं वगैरह ट्रांसमिट करने के लिए। हमने उसको रिप्लेस कर दिया लाइट एमिटिंग डायोड या लेजर डायोड से ट्रांसमिशन के लिए। फिर आपका एक ऑप्टिकल चैनल आता है, अनलाइक अ कन्वेंशनल वायरलेस चैनल, और फिर आप फोटो डिटेक्टर का उपयोग करते हो रिसीवर पे। तो रिसीवर पर ना तो डाउन कन्वर्टर का उपयोग करना पड़ता है, ना कोई मिक्सर का उपयोग करना पड़ता है। ट्रांसमीटर आप एलईडी या लेजर डायोड का उपयोग करते हो ट्रांसमीटर साइड में, और रिसीवर पे आप एक फोटो डिटेक्टर का प्रयोग करते हो ताकि आप लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सके। इसमें बेसिकली IMDD का प्रयोग होता है। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन एंड डायरेक्ट डिटेक्शन का उपयोग होता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। तो संक्षेप में मैंने आपको विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है। अब हम बात करते हैं अंडर वाटर कम्युनिकेशन के संदर्भ में। तो VLC के बारे में हमने समझा, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पे बहुत सारा भी अनुसंधान हो रहा है, काफी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हो गई VLC के संदर्भ में। तो मैं उसके बारे में डिटेल में तो नहीं बताया मैंने, बस आपको संक्षेप में एक बताने का प्रयत्न किया किस तरह से आप VLC का उपयोग करके एक हाई स्पीड डेटा रेट आप अचीव कर सकते हो, खासकर इंडोर कम्युनिकेशन के संदर्भ में। अब मैं संक्षेप में बताऊंगा आपको अंडर वाटर कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। अंडर वाटर वायरलेस कम्युनिकेशन पे भी काफी अनुसंधान हो रहा है, और ये भी एक 6G का मेन पिलर है। किस तरह से आप अंडर वाटर कम्युनिकेशन को भी टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के साथ या नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर आपको ज्ञात होगा, जब हम नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे या नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बताया था कि एक मेन चैलेंज जो 6G के संदर्भ में है, किस तरह से आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स को टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। सिमिलरली एक और चैलेंज जो ये है, किस तरह से आप एक अंडर वाटर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर पाओगे 6G कम्युनिकेशन के संदर्भ में, और किस तरह से अंडर वाटर कम्युनिकेशन को आप एक टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के साथ या तो फिर नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन मेजर चैलेंज जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन में आता है वो है प्रोपगेशन मीडियम। जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन का प्रोपगेशन मीडियम है वो काफी वॉलेटाइल है, काफी अनस्टेबल है और डायनामिक है। अनलाइक एयर की अगर मैं बात करूं या नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स वगैरह में बात करूं तो वो काफी सॉर्ट ऑफ स्टेबल है, लेकिन अंडर वाटर कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा वॉलेटाइल है। वो कि वाटर एक मीडियम है और उसकी वजह से मल्टीपाथ वगैरह का काफी इंपैक्ट पड़ता है, और इस पे भी पड़ता है, इस पे भी फर्क पड़ता है कि आप शैलो वाटर में है या डीप वाटर में है, इसमें भी काफी इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं संक्षेप में बताऊंगा तो वन ऑफ द गोल्स ऑफ द फ्यूचर 6G नेटवर्क इज टू अचीव ubiquitous connectivity across terrestrial, aerial and underwater communication platform। जैसे मैंने बताया टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में, एरियल यानी नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स और अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में किस तरह से आप कनेक्टिविटी प्राप्त कर सके। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए UWC जैसे हमने कहा, अंडर वाटर कम्युनिकेशन में काफी एप्लीकेशंस है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्योंकि आप अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, तो बेसिकली आप एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, खासकर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, पोल्यूशन मॉनिटरिंग में इसका उपयोग कर सकते हो। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, लॉस्ट ट्रेजर डिस्कवरी, ट्रैकिंग ऑफ फिशेस, मिलिट्री एप्लीकेशन, सबमरीन डिटेक्शन, माइन डिटेक्शन एंड डिजास्टर प्रिवेंशन, फ्लड वार्निंग सिस्टम एंड अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम में भी आप अंडर वाटर कम्युनिकेशन का उपयोग कर सकते हो। ऑफशोर ड्रिलिंग, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह में भी इसका उपयोग जनरली बहुत बार होता है। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है 6G के संदर्भ में, और इस पर भी काफी अभी अनुसंधान हो रहा है। तो एक सिंपल पिक्टोरियल बताने का प्रयत्न किया, जहां पर हमने दिखाया कि एक नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क NTN और ये टेरेस्ट्रियल नेटवर्क TN और ये अंडर वाटर कम्युनिकेशन UWC किस तरह से हमने इंटीग्रेट किया है। तो एक सैटेलाइट बेसिकली एक बॉय द्वारा, जैसे कभी बहुत लोग रिले भी कहते हैं, इसके द्वारा एक सबमरीन से कम्युनिकेट कर रहा है, और सबमरीन में ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो है AUV
सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक सबमरीन में भेज रहे हैं, सबमरीन से द्वारा वो बॉय या रिले पे जा रहा है या शिप पे जा रहा है, फिर शिप से द्वारा एक सैटेलाइट पे भी जा रहा है और एक शिप से द्वारा एक टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से भी जा रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है जहां पर अपने नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के साथ और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया है। तो एक सिंपल हमने पिक्टोरियल के द्वारा ये समझाने का प्रयत्न किया है। सिमिलरली एक बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है अंडर वाटर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। प्रमुख उसमें से है फर्स्ट एकॉस्टिक, जो बेसिकली साउंड वेव्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। ये लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होते हैं और ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए जनरली अंडर वाटर कम्युनिकेशन में एकॉस्टिक वेव्स का ही उपयोग होता है। मोस्ट वाइडली यूज अंडर वाटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, मोस्टली एकॉस्टिक वेव्स का उपयोग होता है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेजर प्रॉब्लम जो होता है, इसमें आपको बहुत कम डेटा रेट मिलती है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ काफी लिमिटेड होती है। डेटा रेट आपको मिलती है अराउंड किलोबिट्स पर सेकंड तक ही मिलती है, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन ये है। लो डेटा ट्रांसमिशन रेट, सीवियर कम्युनिकेशन डिले, बल्कि कॉस्टली एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रांसीवर्स और हार्मफुल टू सम मेरीन लाइफ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है एकॉस्टिक वेव्स का। लेकिन इसमें एक मेजर बेनिफिट जो होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो, 20 किलोमीटर तक, इसलिए इसका जनरली ज्यादा उपयोग अंडर वाटर कम्युनिकेशन में एकॉस्टिक वेव्स का भी होता है। अब अगर मैं बात करूं आरएफ की, रिलेटिवली स्मूथ ट्रांजिशन टू क्रॉस एयर वाटर बाउंड्रीज, अगर आपको इंटीग्रेट करना है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को या अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क से, तो आप जनरली आरएफ का उपयोग कर सकते हो। उसके अलावा मोर टॉलरेंट टू वाटर टर्बुलेंस एंड टर्बिडिटी, बट इसका मेजर प्रॉब्लम होता है शॉर्ट लिंक रेंज। तो आरएफ का जो मेजर प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका उपयोग कर सकते हो बट लॉन्ग डिस्टेंस पे इसका उपयोग कर नहीं सकते क्योंकि इसमें अटेन्युएशन और फीडिंग ज्यादा होने लग जाती है, इसलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर इसे प्रॉब्लम जो है बल्कि कॉस्टली एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रांसीवर्स है। और बेनिफिट्स में अगर बताओ, जिसमें हाई डेटा रेट आपको मिल सकता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, आप 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक आप उसमें ऑब्टेन कर सकते हो आरएफ के माध्यम से। अगर मैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करूं, जैसे हमने संक्षेप में ऑप्टिकल के बारे में पढ़ा अभी, तो ऑप्टिकल का मेजर बेनिफिट, आप हाई डेटा रेट गीगाबिट्स पर सेकंड तक भी डेटा रेट आपको प्राप्त हो सकती है क्योंकि आपको डेटा रेट हायर बैंडविड्थ मिलती है आपको, तो आप गीगाबिट्स पर सेकंड तक प्राप्त हो सकती है। इम्यून टू ट्रांसमिशन लेटेंसी, आपको मिनिमम लेटेंसी भी मिल सकती है क्योंकि आपका डेटा रेट काफी ज्यादा बड़ी है और आपके बैंडविड्थ भी काफी ज्यादा बड़ी है। लो कॉस्ट एंड स्मॉल वॉल्यूम ट्रांसीवर्स, आपको छोटे ट्रांसमीटर भी डिजाइन कर सकते हो और लोअर वेट ट्रांसमीटर्स भी डिजाइन कर सकते हो ऑप्टिकल के माध्यम से। तो ये कुछ बेनिफिट है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का। ऑप्टिकल का अगर मैं अंडर वाटर कम्युनिकेशन के संदर्भ में बताऊं तो, लेकिन इसमें मेजर प्रॉब्लम होता है, कान क्रॉस वाटर एयर बाउंड्री इजिली। जो आरएफ कर सकता है वो ऑप्टिकल नहीं कर सकता है। सफर्स फ्रॉम सीवियर ऑब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, ये भी जो वाटर एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग से काफी सफर करता है, इसलिए आपकी जो डिस्टेंस रेंज मिलती है वो एकॉस्टिक जितनी आपको नहीं मिल सकती है। आरएफ जितनी मिल सकती है, आरएफ से ज्यादा भी मिल सकती है लेकिन एकॉस्टिक जितनी बड़ी नहीं मिल सकती। ये भी एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज कम्युनिकेशन के लिए आपको उपयोगी होगा। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए आपको या तो रिपीटर्स का या तो ऑप्टिकल इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस का, जो हमने पहले भी पढ़ा है संक्षेप में, उसका उपयोग करना पड़ेगा ताकि आप डिस्टेंस या कवरेज ऑप्टिकल के द्वारा बढ़ा सको फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिनारियोस। तो हमने संक्षेप में ये तीनों टेक्नोलॉजीज को कंपेयर किया है फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिनारियोस। अब हम बात करते हैं संक्षेप में ग्रीन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। तो ग्रीन कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है 6G का। तो मेन मोटिवेशन अगर आप देखोगे 5G में भी था कि हम किस तरह से नेटवर्क के जो पावर कंजम्पशन है उसे रिड्यूस कर सके, और 6G में भी इस पर काफी जोर आने वाला है और काफी काम किया जा रहा है किस तरह से हम कंप्लीट नेटवर्क की, वायरलेस नेटवर्क की पावर कंजम्पशन, सेलुलर नेटवर्क की पावर कंजम्पशन किस तरह से कम कर सके। इसी का दूसरा नाम है ग्रीन कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो ग्रीन बेसिकली मींस यूजिंग अवेलेबल नेट एनर्जी एफिशिएंटली। तो आप किस तरह से एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सको फॉर नेटवर्क ऑपरेशंस। So energy efficiency is already starting in 5G, but with 6G a true green network will come into existence. 5G में ऑलरेडी इस पर काम हो चुका है, 6G नेटवर्क में इसमें और अनुसंधान होने की संभावना है। स्टार्टिंग विथ 5G, डेटा रेट ट्रैफिक एंड डेटा रेट ट्रांसमिशन ऑकर्स आर इनॉर्मस। डेटा रेट जैसे बढ़ रही है और डेटा ट्रैफिक जैसे बढ़ रहा है तो एनर्जी कंजम्पशन भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। Data rate of 5G are at least 100 times 4G and data rate of 6G will be a few orders of magnitude of 5G. तो डेटा रेट जैसे आप एक स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड जाते हो, हमने ये भी देखा कि डेटा रेट में काफी वृद्धि आती है, तो इसकी वजह से आपके एनर्जी कंजम्पशन में भी काफी वृद्धि आती है और नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं और मशीन कनेक्टिविटी पे भी काफी इंपेटस हो रहा है। तो ये सब
आपके एनर्जी कंजम्पशन में योगदान देने वाले हैं। Hence एनर्जी कंजम्पशन विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो जैसे मैंने बताया कि इस सब जब नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, डेटा रेट भी बढ़ रहा है, डेटा ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ मशीन्स जो आजकल नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके एनर्जी कंजम्पशन भी नेटवर्क की बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट फ्यूचर नेटवर्क ऑन ट्रैक टू बिकम एनीथिंग बट ग्रीन, इसलिए आपका एनर्जी कंजम्पशन भी फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क्स में बढ़ेगी। तो सॉल्यूशंस क्या है इसके लिए? Energy required to transmit receive chunks of information needs to decrease at least the rate at which data transmission increases। तो आप एनर्जी एफिशिएंसी, इसे हम एनर्जी पर और डेटा रेट पर बिट जूल्स के माध्यम से डिनोट करते हैं, तो वो बेसिकली आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करना, तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी आपको इंप्रूव हो जाएगी। जैसे आपका एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करोगे तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। सो सेव, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे भी काफी अनुसंधान हो रहा है, आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे हाल फिलहाल में जिन्होंने ये किया किस तरह से आप टोटल एनर्जी कंजम्पशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के आप रिड्यूस कर सको। तो कुछ संक्षेप में मैं आइडिया आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। उसमें है आप या तो फिर एक स्लीप मोड होता है, आप आर्किटेक्चर में इटसेल्फ में रिड्यूस कर सको एनर्जी कंजम्पशन के, तो हार्डवेयर के साइड में भी आप किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हो। हार्वेस्ट फ्रीली अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम द सन, जैसे आप सोलर एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या तो फिर आरएफ एनर्जी, उसका उपयोग करके भी आप एनर्जी कंजम्पशन को और रिड्यूस कर सकते हो। कोल डिपेंडेंसी आप कम कर सकते हो और एनर्जी नेटवर्क को मोर ग्रीन बना सकते हो। हाइब्रिड अप्रोच, हार्वेस्ट सम ऑफ द एनर्जी वुड नॉर्मली बी वेस्टेड ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन जनरेशन और ट्रांसमिशन। तो जैसे कोई एनर्जी जो जैसे पावर एम्पलीफायर्स आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है, कोई पावर एफिशिएंसी पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है जनरली, तो उसमें आप उस एनर्जी को वापस से हार्वेस्ट भी कर सकते हो। एक मीडियम होता है आरएफ एनर्जी हार्वेस्टिंग का, उसके द्वारा। और जैसे वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर, इस पर भी काफ़ी अनुसंधान हो रहा है हाल फिलहाल में, इसका भी उपयोग करके आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हो। तो 6G विल बिकम अ बैकबोन ऑफ स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, जहां पर आप टोटल एनर्जी कंजम्पशन एक नेटवर्क की आप रिड्यूस कर सकते हो। तो एनर्जी सेविंग मेथड्स, अगर मैं 5G 6G नेटवर्क से संदर्भ में बात करूं तो जनरली बहुत सारे इसमें स्ट्रैटेजीज का डेवलप हुआ है 5G में और 6G में भी होने वाला है, किस तरह से आप एक कंप्लीट नेटवर्क आर्किटेक्चर को मोर एनर्जी एफिशिएंट बना सको। इन जनरल एनर्जी सेविंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर, जैसे मैंने पहले बताया, एक एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर आप डिप्लॉय कर सकते हो, सेविंग मोड डाल सकते हो। अगर आपको हाल फिलहाल में अगर आप वाईफाई स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया होगा, वहां पर एक स्लीप मोड और वेक मोड का काफी प्रावधान होता है, जहां पर अगर ज्यादा लोग नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो आप बेसिकली एक्सेस पॉइंट कैन गो इनटू द स्लीप मोड एंड देन व्हेनेवर नेटवर्क कनेक्ट्स टू द व्हेनेवर कोई यूजर नेटवर्क में कनेक्ट करने का करता है तो नेटवर्क वेकअप हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हम बेस स्टेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेस स्टेशन का लोड कम है तो नेटवर्क सॉर्ट ऑफ कुछ कंपोनेंट्स को ऑफ कर सकता है ताकि आपके टोटल एनर्जी कंजम्पशन नेटवर्क की कम हो सके। तो इसे हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर। So optimizing all the cell size, relaying or cooperative communication. Utilizing energy efficient resource management, joint power and resource allocation, utilization of massive MIMO और packet scheduling, इसके माध्यम से भी आप एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हो एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क की। एनर्जी एफिशिएंट रिड्यूस टेक्नोलॉजीज लाइक हेटेरोजेनियस नेटवर्क डिप्लॉयमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज समटाइम्स कैन आल्सो रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। आप एनर्जी एफिशिएंट रेडियो टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके, जैसे बीम फॉर्मिंग का उपयोग करके या हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स का उपयोग करके, जिसमें आप एनर्जी कंजम्पशन को फिर से रिड्यूस कर सको, लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो आप, ताकि आपके कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस भी वृद्धि आ सके और एनर्जी एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट आ सके। सो ये सब डिफरेंट वेज है जिसके माध्यम से आप एक कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक ग्रीन कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकते हो। इस पे भी जैसे मैंने बताया काफी रिसेंटली काफी इस पे काम हो रहा है और इस पे डेडिकेटेड आप एक कोर्स भी आप ऑफर कर सकते हैं। हम इसमें हम पूरा फोकस एक हाउ टू डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज एक ग्रीन कम्युनिकेशन नेटवर्क, उस पर हम काम कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में बताऊंगा किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग 6G नेटवर्क्स के संदर्भ में कर सकते हो। तो 6G नेटवर्क का अगर विजन मैंने संक्षेप में बताऊं तो बहुत सारे इस पे अभी हाल फिलहाल में इसकी विजन इतनी उपलब्ध नहीं है, बट इसमें जो मेन इंपेटस, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें लर्निंग पे काफी फोकस होने वाला है, इमर्सिव कम्युनिकेशन पे काफी फोकस होने वाला है, लो लेटेंसी पे काफी फोकस होने वाला है। ये सब जैसे मैंने बताया, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन और अल्ट्रा लेवल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, ये तीनों वर्टिकल से 5G पे, इसके बियॉन्ड जाके 6G में और इस पे और भी काफी इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। तो क्या रोल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का
6G नेटवर्क के संदर्भ में इस पे भी काफी अभी हाल फिलहाल में अनुसंधान हो रहा है और किस तरह से आप AI और ML का उपयोग करके एक 6G नेटवर्क को और ऑप्टिमाइज कर सको, इस पे भी काफी हाल फिलहाल में रिसर्च हो रहा है। तो 3-4 जो मेन एरियाज है जहां पर आप AI ML का उपयोग कर सकते हो 6G नेटवर्क के संदर्भ में, वो है एक तो रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। किस तरह से आप जो रिसोर्सेस है एक बेस स्टेशन के पास जो उपलब्ध है या एक्सेस पॉइंट के पास जो उपलब्ध है, किस तरह से डिफरेंट यूजर्स को आप एलोकेट कर सको ताकि आपकी पूरी की पूरी नेटवर्क की परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन आ सके। इसमें लर्निंग का काफी इंपॉर्टेंट योगदान होने वाला है, क्योंकि आप हर एक यूजर के हर एक यूजर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, हर यूजर का रिसोर्स कंजम्पशन पता हो, उसके माध्यम से आप एक कंप्लीट नेटवर्क के रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सिमिलरली आप एनर्जी एफिशिएंसी में भी AI ML का उपयोग कर सकते हो, या तो फिर यूजर लोकेशन में भी आप AI ML का उपयोग कर सकते हो, यूजर बिहेवियर को आप ट्रैक कर सकते हो AI ML के द्वारा और एक ऑप्टिमाइज सर्विस, एक कस्टमाइज सर्विस एक यूजर को प्रदान कर सकते हो। तो ये डिफरेंट एरियाज है जहां पर आप AI ML का उपयोग करके एक नेटवर्क के परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हो, जो पहले 5G नेटवर्क तक वो संभव नहीं था। इसलिए AI ML का उपयोग मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट एक योगदान प्ले करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक 6G नेटवर्क के संदर्भ में। तो मैं संक्षेप में अगर बताऊं तो 6G द इंटेलिजेंट नेटवर्क अभी एक सॉर्ट ऑफ टर्म है जहां पर 6G में एक इंटेलिजेंस का क्या उपयोग होने वाला है उसके बारे में भी काफी अनुसंधान हो रहा है। सो इंटेलिजेंट सेंसिंग लेयर, किस तरह से आप सेंसिंग का उपयोग करके कम्युनिकेशन के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। डेटा माइनिंग एंड एनालिटिक्स लेयर, इंटेलिजेंट कंट्रोल लेयर एंड स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर। तो डिफरेंट लेयर्स में आप बेसिकली 6G का उपयोग करके परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। मैं जैसे मैंने बताया, मैं संक्षेप में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कोई कोर्स में लिमिटेशन है, तो इसलिए मैं बेसिकली संक्षेप में बता 6G का उपयोग करके किस तरह से आप एक AI ML का उपयोग करके किस तरह से आप 6G के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। तो AI ML मॉडल्स फॉर वायरलेस रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग DRL, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फेडरेटेड लर्निंग का उपयोग करके बेसिकली डिफरेंट वेज है आप एक नेटवर्क को समझ सकते हो और उसके प्रेडिक्ट जो पास के डेटा के बेसिस पे, प्रेडिक्शन के बेसिस पे आप नेटवर्क के परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन ला सकते हो। तो जैसे DRL का उपयोग अप्लाइड एंड एडेप्टिव रिसोर्स एलोकेशन, जैसे मैंने बताया, एंड डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस टू मैक्सिमाइज नेटवर्क एफिशिएंसी। तो DRL का उपयोग करके आप, जैसे मैंने बताया अभी, आप रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो और डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस भी कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट आप उसको एक डेडिकेटेड रिसोर्स दे सकते हो। सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग आप प्रेडिक्टिव नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग एंड प्रोएक्टिव रिसोर्स प्रोविजनिंग के लिए कर सकते हो। अनसुपरवाइज लर्निंग का एनोमली डिटेक्शन इन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन SON जिसे हम कहते हैं, एनहांसिंग सिक्योरिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, और FL का उपयोग, फेडरेटेड लर्निंग का उपयोग फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्राइवेसी प्रिजर्विंग इंटेलिजेंस इन एज कंप्यूटिंग सिनारियोज इसमें कर सकते हो। और एग्जांपल यूज केसेस होते हैं AI ड्रिवन बीन फॉर्मिंग, जैसे आप आर्टिफिशियल बीन फॉर्मिंग में आप AI का उपयोग करके आप बेसिकली यूजर के परफॉर्मेंस में और इंप्रूवमेंट ला सकते हो, एनर्जी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो और बेटर इंटरफेरेंस मैनेजमेंट कर सकते हो AI का उपयोग करने से। आप हैंडओवर प्रेडिक्शन में भी AI का उपयोग कर सकते हो, प्रेडिक्टिव हैंडओवर मैकेनिज्म टू रिड्यूस लेटेंसी इन अल्ट्रा मोबाइल सिनारियोज, अनसुपरवाइज्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फॉर 6G नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया, किस तरह से आप AI ML का उपयोग करके एक 6G नेटवर्क में परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हो। तो इसके साथ ये कंप्लीट कोर्स समाप्त होता है। हमने एक कोर्स में बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, और मैंने ये भी प्रयत्न किया कि आपको एक बहुत सारे डिफरेंट यूज केस प्रदान करूं। तो ये कोर्स में जैसे मैंने आपको बहुत सारे 6G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। हमने बताया कि 6G किस तरह से आपके 5G से किस तरह से भिन्न है, इसमें किस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो सकता है। हमने प्रोमिनेंट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की बात की, हमने मैसिव माइमो के बारे में बात की, हमने मैसिव माइमो के बारे में बात की, हमने RIS के बारे में बात की, हमने बीन फॉर्मिंग के बारे में बात की, खासकर होलोग्राफिक बीन फॉर्मिंग के बारे में बात की, और हमने और टेक्नोलॉजी जैसे LDPC लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स या टर्बो कोड्स
के बारे में भी बात की। हमने ये भी समझा कि डिफरेंट कोडिंग मैकेनिज्म किस तरह से आप इसमें उपयोग कर सकते हो। हमने इसके अलावा डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में बात की, रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस के बारे में बात की, स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस के बारे में बात की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे एक कंप्लीट नेटवर्क की तरह हम समझ सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन नॉन टेरेस्ट्रियल के साथ टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का, टेरेस्ट्रियल के साथ वेहिकुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क का, और वेहिकुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क का अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ किस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन 6G में आपको देखने मिल सकता है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का 6G नेटवर्क के संदर्भ में क्या उपयोग होने वाला है और किस तरह से एक लर्निंग और इंटेलिजेंस 6G नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। तो ये कोर्स एक संक्षेप में आपको एक 6G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी प्रदान करवाई है, और आगे जाके मैं आशा रखता हूं कि ये कोर्स आपको काफी उपयोग करेगा एक टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने के लिए, ताकि 6G नेटवर्क्स के संदर्भ में। और आगे जाके मैं भी ये भी प्रयत्न करूंगा कि आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, अगर ग्रीन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की अगर मैं बात करूं, या नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स की अगर मैं बात करूं, या तो वेहिकुलर नेटवर्क्स की, या तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, या ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में एक कंप्लीट कोर्स भी प्राप्त करा सकूं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर और ये कोर्स समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।